हेलो फ्रेंड्स, शार्क एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है टेट सीटेट या सुपर टेट वगैरह सबकी तैयारी का सारा कुछ इस पर तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, यदि आप एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं दिसंबर 2018 का पेपर जो सॉल्व करेंगे, जिसमें आज पर्यावरण सेक्शन का पेपर सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हम सीटीपी का पेपर सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट का करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको वीडियो का सीटीपी का पेपर लिंक आप इसमें प्रोवाइड करा देंगे, आप यहाँ से जाकर उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। यानी दोस्तों, भारत देश के मानचित्र में ये पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर और गोवा की डायरेक्शन किस साइड है। तो चलिए देखते हैं। तो जो भारत का नक्शा होता है कुछ इस तरह से नक्शा होता है दोस्तों। ये ऐसे कुछ करके ऐसे बनाना हमें तो अच्छा नहीं आता, काला ड्राइंग वगैरह आती नहीं है, तो कुछ इस तरह से कुछ करके वगैरह आप ऐसे कुछ ये ऐसे बनता है, ये कुछ इसी तरह से है। तो आप इसको यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो भारत का नक्शा हो गया, आप इसको मान लीजिएगा भारत का नक्शा ही है एक तरह से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो आपका बिहार है, बिहार कुछ इस साइड में यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि बगल में यूपी होता है, यूपी के पूर्व डायरेक्शन में यहाँ पे बिहार पड़ता है। तो फिर उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर यहाँ पे पड़ता है और गोवा पड़ता है कुछ इस साइड, इधर डायरेक्शन में, इस साइड में कहीं पड़ता है, यानी कि समुद्री इलाका है इधर। तो यहाँ पे गोवा पूछ दे रहा है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे बिहार है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के सापेक्ष में इसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न ऑप्शन जो दे रहा है प्रश्न के अनुसार पूर्व और उत्तर, पूर्व और पश्चिम, और दूसरा जो दे रहा है पश्चिम और पूर्व, और तीसरा दे रहा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसमें से दोस्तों आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा हमारा इसमें से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम डायरेक्शन यहाँ पे बना रहे, यहाँ पे जो मानचित्र भी हम बनाए थे, यहाँ से ये जो हमारा मानचित्र बना है, तो यहाँ से ये भारत का नक्शा मान लीजिए। फिर तो यहाँ पे जो बिहार यहाँ पे हुआ करता था, बिहार से आप देख लेंगे तो ऊपर क्या होता है। ऊपर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप डायरेक्शन का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है, अगर ऐसे हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर उत्तर साइड होता है यानी कि नॉर्थ होता है, और नीचे दक्षिण यानी कि साउथ होता है, और इधर पूर्व होता है यानी कि ईस्ट होता है, और इस साइड पश्चिम होता है यानी कि वेस्ट होता है। इस तरह दोस्तों इसमें डायरेक्शन का हम निर्धारण करते हैं। तो अगर इससे देखा जाए तो दे रहा है कि ऊपर दे रहा है जम्मू कश्मीर, अगर देखें तो उत्तर साइड, उत्तर से फिर पश्चिम दे रहा है, यानी कि पहला इसमें ऑप्शन है उत्तर और पश्चिम, ये तो सही है। और फिर दूसरा जो दे रहा है गोवा, गोवा कुछ इधर साइड है। तो गोवा कहाँ है पहले देखते हैं कि इस साइड है। तो यहाँ आने के लिए कहाँ है? आप ऐसे तिरछा तो आएंगे नहीं ना, तो तिरछा कोई डायरेक्शन पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले आप नीचे आएंगे, नीचे अर्थात दक्षिण आएंगे, फिर उसके बाद आप इस साइड जाएंगे, पश्चिम जाएंगे, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन आ गया कि दक्षिण और पश्चिम। यानी कि इसके अनुसार हमारा जो आंसर मिल रहा है, आंसर हमारा कौन सा मिल रहा है? थर्ड ऑप्शन आंसर सही मिल रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? यानी कि जो इवापोरेटिंग जो होता है, इवापोरेशन जो होता है, उसकी प्रक्रिया जो होती है सबसे धीमी किस स्थिति में होगी? पहला जो ऑप्शन दे रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि करने पर, या फिर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, या फिर सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, और सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। किस स्थिति में होगा? दोस्तों आप सभी लोग हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना इसमें सही किया है। तो इसका जो आंसर हो गया, इसमें आंसर हम बताते हैं, देखते हैं कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी करने पर दोस्तों, क्योंकि अगर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में, तापमान में यदि आप कमी करते हैं तो वैसे भी कोई भी चीज़ अगर गर्म से ठंडा होना शुरू होगा, और इवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में होता है। जितना आप अधिक टेम्परेचर देंगे उतना ही इवापोरेटिंग में उतना ही वाष्पीकरण तेज़ गति से होगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो है ये हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने के क्षमता है, यानी कि
जो भी स्थान है या फिर दिशाओं की जो स्थिति होती है उसको समझने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? दिशात्मक कौशल कहते हैं, या फिर चित्रण कौशल कहते हैं, स्थितिज कौशल कहते हैं, या फिर ग्राफिक कौशल कहते हैं? बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि चित्रण कौशल। क्योंकि कोई भी चीज़ दोस्तों अगर इन सब चीज़ को अगर चित्र के माध्यम से अगर इसको हम देखते हैं तो यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझा जा सकता है, या फिर बच्चों को भी हम इसको समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ जिसको कहते हैं नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम के ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ 2005 या फिर एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 या फिर एनसीएफ 1975? दोस्तों एनसीएफ से कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 से 3 भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं, इसलिए एनसीएफ हर सब्जेक्ट में आता है, मैथ में भी आ जाता है, पर्यावरण में भी आता है और या फिर सीटीपी में भी आता है। मतलब कि इस एनसीएफ जो प्रश्न होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। एनसीएफ आप एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इससे मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनसीएफ 1975, यानी कि 1975 के तहत ये हमारा 1975 के तहत इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई है। यानी कि प्राथमिक स्तर पे दोस्तों इसको पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए और प्लस पर्यावरण को और व्यवहारिक जीवन में उसको जो बचाने के लिए, उसको हर एक सेफ्टी के लिए, मतलब कि बच्चों को जानकारी होगी, जागरूक होंगे, फिर उसके प्रति उसको बहुत ही सजग रहेंगे, इसलिए इसको प्राथमिक स्तर पे ही रखा जाता है और इसको आगे आगे और बढ़ाया जाता है। फिर अगला है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है हमारा रिवाज, यानी कि यह स्थानांतरित खेती करने का यहाँ पे रिवाज है। फिर अगला प्रश्न आता है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि देखिए, आप कोई भी प्रश्न आप जरूर पढ़ते समय आप लोग अगर कहीं नहीं है तो इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा अगर जरा सा यह मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो सकता है दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या फिर यह पानी का हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या फिर बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग जो बताइएगा दोस्तों। यह जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से ये हमारा चौथा सही हो जाएगा, यानी कि यह ऑप्शन गलत है, ये हमारा कोटेशन गलत है और इसमें नहीं का प्रश्न पूछ रहा है। तो यदि नहीं का प्रश्न पूछता है, नेगेटिव प्रश्न पूछता है तो आपको आंसर भी नेगेटिव का देना होगा, यानी कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि इसके हिसाब से आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? यानी कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर उपयुक्त सभी। ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों जानते ही हैं कि हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, तो किस किस गैस की वजह से, किस किस गैस कारण की वजह से ग्रीन हाउस जाते होते हैं? तो पहला हमारा ऑप्शन जो दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, दूसरा मीथेन है और जलवाष्प या फिर उपयुक्त सभी दे रहा है। तो बताइए आप लोग आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें। तो देख लें ऑप्शन 1 बाय 1 देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी हानिकारक गैस होती है, फिर मीथेन भी है और जलवाष्प भी है, यानी कि ये तीनों है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? यानी कि पहला है ऑप्शन, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, ठीक। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। या फिर तीसरा जो प्रश्न ऑप्शन दे रहा है, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कि कम होती है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग अपने हिसाब से सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न में बढ़ते हैं,
ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। यानी कि दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि जो पॉल्यूशन जो हो रहा है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो ताजमहल है, जो संगमरमर उसका है वाइट कलर से, धीरे धीरे वो पीलेपन की तरफ बढ़ रहा है, जिसका बहुत ही खास रीज़न पूछा गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड है या फिर सल्फ़र है या फिर क्लोरीन है। यदि आप लोग ताजमहल देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो आप इसका देखिए तो इसमें पहला इसमें जो ऑप्शन आ जाता है हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड हो जाता है। दोस्तों सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है यह कहीं ना कहीं एसिडिक रेन को बढ़ावा देता है, यह एक कारण बनता है, जिसके वजह से हमारा कहीं ना कहीं ये भी एक इसका वजह है, जिसके वजह से ताजमहल का जो रंग है वह हल्का पीलापन हो रहा है। फिर उसके बाद 70 प्रश्न जो दे रहा है, गोलकोंडा जो है किला किसने बनवाया। पहला जो है चोल राजवंश, फिर चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या फिर पल्लव राजवंश। ऑप्शन कौन सा इसमें से सही हो जाएगा बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काकतीय राजवंश। यानी कि गोलकोंडा किसने बनवाया, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। तो अब हमारा अगला प्रश्न दे रहा है कि 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें द्रव्यमान पूछ रहा है, तो इसका जो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जो इसका फार्मूला जो होता है घनत्व, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान बटे आयतन। ये इसका हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो अब दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है, आइए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है इसमें द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों द्रव्यमान को निकालने के लिए ये हमारा घनत्व, यानी कि इसको डेंसिटी बोल देते हैं, और फिर उसके बाद ये हमारा मास हो गया, और फिर उसके बाद ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब दोस्तों इसको जो दिया क्या क्या है, हमको m निकालना है। तो m यदि हमको निकालना है तो m निकालने के लिए हम इसको यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि जैसे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, dV, यानी कि डेंसिटी और वॉल्यूम। ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया है दोस्तों। अब मास, यानी कि मास निकालने के लिए डी डेंसिटी यानी कि घनत्व तो कितना दे रहा है, 15 दे रहा है, और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम आयतन दे रहा है कितना, 3। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा कितना, 45। ये हमारा आंसर आ जाएगा 45 ग्राम आंसर हमारा हो जाएगा। तो जिसके हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहा यहाँ से सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि में स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार। इसमें से कौन सा हमारा अदिश राशि हो जाएगा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो अदिश राशि होता है, यानी कि अगर इसको कह लिया जाए तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। लेकिन जिसमें अगर ये बल या फिर वगैरह राशि वगैरह मौजूद नहीं होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे अदिश राशि का और एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ये सब अदिश राशि के एग्जाम्पल होते हैं। तो ऐसे हमारा इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा द्रव्यमान, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती उसको कहलाती है क्या। अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या फिर उत्तल। कौन सा है जो जिससे हमारा जो कोई भी किरण जो है, प्रकाश जो है गुजर नहीं सकती है। इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसको हम कहते हैं अपारदर्शी, यानी कि कोई जिसको क्या आर पार ना कर सके उसको अपारदर्शी कहते हैं। जिससे कोई भी लाइट, कोई भी किरण जो होते हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकती है, उसको कहते हैं अपारदर्शी, यानी कि ओपेक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओपेक। चलिए अगला प्रश्न देखते,
तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर देखते हैं 74 पे। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। दोस्तों इसका जो आंसर यहाँ पे एक्यूरेट दिया नहीं गया और सीटेट ने इसमें आंसर की में सबको कॉमन नंबर दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। एक विलेय का विघटन दर पर किस पर निर्भर करता है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या फिर भार पर निर्भर करता है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया या फिर वेट पर निर्भर करता है। तो बताइए आप लोग आंसर किस पे इस पर निर्भर करेगा? तो इसका जो आंसर है सतह क्षेत्र पर यानी कि सरफेस एरिया पर यह निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने से पहले उपयुक्त रणनीति है? यानी कि सबसे उपयुक्त जो रणनीति है कौन सी इसमें से हो जाएगी? पहला, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना या फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो बताइए इसमें आप लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए आप लोग अपना अपना। तो चलिए इस पे ऑप्शन पे देखते हैं। पहला है कक्षा में बहस आयोजित करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहस करने से कोई मतलब होगा नहीं। समूह चर्चा, ये भी उतना बेहतरीन नहीं है। पोस्टर बनाना भी नहीं, यानी कि ये राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सीटेट का पेपर यदि आप देखते हैं तो टैगवर्ड अगर आप इसमें देखते हैं तो टैगवर्ड में वो होता है कि कोई भी चीज़ जिसमें से आप एक चीज़ कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। कभी भी कोई भी कार्यक्रम, समूह चर्चा हो या फिर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जितना भी बच्चे को अधिक से अधिक सम्मिलित किया जाए, जितना ही बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू रखा जाए, उतना ही वह आंसर बेस्ट होता है और उतना ही बच्चों के सीखने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसमें जो दे रहा है कि बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, अर्थात बच्चा जो है खुद से सीखेगा, खुद देखकर सीखेगा और जो है बालक उसको अच्छे से कैसे क्या करते हैं एक एक चीज़ पे ध्यान देगा, एक एक चीज़ को करेगा तो बेहतरीन तरीके से उसको सीख सकता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दे रहा है दोस्तों, अभय ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? यानी कि इसमें जो दोस्तों देख रहा है आप लोग देख लीजिएगा जरूर ध्यान से। ये नेगेटिव जो दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि हमें वो शब्द जो ऑप्शन वो चूज़ करने जो है इसमें नेगेटिव दिया है। यानी कि अगर आप नहीं का ध्यान बिल्कुल अगर नहीं देंगे, थोड़ा सा भी अगर चूक हुआ तो फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे और आपका नंबर कट सकता है। तो इसलिए प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ठीक। फिर दूसरा जो दे रहा है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। फिर अगला है, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। और लास्ट जो ऑप्शन दे रहा है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो दोस्तों आप लोग इसमें आंसर आपको ध्यान देना ही है कि नेगेटिव पूछा है और उसमें नहीं वाला ऑप्शन देना है। तो देखिए पहला जो है दे रहा है, इसमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। क्योंकि दोस्तों अगर बालक को अगर समूहों से मिला जाए, अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोगों से यदि मिला जाए तो अलग अलग तरीक़ा से बालक अलग अलग क्षेत्र के बारे में जानेगा, अलग अलग नई नई चीज़ें सीखेगा। और दूसरा है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, बिल्कुल दोस्तों सही। इसमें कई NCF वगैरह, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई जो शिक्षा नीतियाँ तमाम जो भी आए, इसमें यही बात कही गई है कि बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर उसको सीखने की या सिखाने की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर बालक को कोई भी हम चीज़ सिखाएं तो अधिक से अधिक चाहें कि उसके वास्तविक जो जीवन है उससे उसको जोड़कर सिखाया जाए, जिससे बालक को सीखने में मदद भी मिलती है और वह अपनी वास्तविकता को भी जान पाता है। फिर अगला प्रश्न दे रहा है, अगला ऑप्शन जो दे रहा है, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, बिल्कुल दोस्तों, जिसमें कि कहते हैं कि यह एकजुट रहने की ये क्षमता, एकजुटता को बढ़ावा देता है, प्लस डेटा हैंडलिंग भी समझ सकता है और साथ में भी काम कर सकता है। तो ये हमारे इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से हमारा आंसर चौथा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनमें समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित हैं, तो ये कोई उतना मायने नहीं रखता है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं।
आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूद समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क दुर्घटना, सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन हमारा जो है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण और जो तीसरा अन्वेषण दृष्टिकोण या फिर मानववादी दृष्टिकोण। तो इसमें से जो आंसर सही हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। इसमें से आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, या फिर तीसरा जो यह वास्तविक परिस्थितियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर चौथा दे रहा है कोई भी सुझाव समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों ने कितना आंसर बताया, आपने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए इसमें आंसर देखते हैं। यह वास्तविक परिस्थितियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि दोस्तों हमने अभी भी बताया कि बालक को अधिक से अधिक उनके वास्तविक से जोड़कर सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तो ये जो होता है वास्तविक परिस्थितियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि दोस्तों इसमें अलग अलग जो भी एक समुदाय होता है, अलग अलग लोग के होते हैं, अलग अलग उम्र के होते हैं, उम्र के अनुसार अलग अलग उनके साथ अपना अपना अनुभव होता है, अपना अपना एक एक्सपीरियंस हो जाए जो कि एक वास्तविक होता है। इसलिए आप समुदाय में जाएंगे, आप लोगों से मिलते हैं, जैसे समाज हो गया, तो अगर आप बुजुर्गों से मिलते हैं वहाँ पे या फिर और लोगों से मिलते हैं तो अपना अपना अनुभव प्रदान करेंगे जो कि अपने वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करेंगे और उससे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन को जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पहला जो ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या फिर दूसरा है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, या फिर पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या फिर पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाने का अर्थात कि हमें कोई भी बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए सिर्फ हमें पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जो भी पाठ्यपुस्तक में होता है सिर्फ हमको उतना ही में सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बालक को और वातावरण में ले जाना चाहिए, प्राकृतिक में दिखाना चाहिए, प्राकृतिक में ले जाना चाहिए सीखने का। जैसे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी नेचर के प्रति बहुत ही अच्छे अच्छे तर्क दिए, अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए हैं, जिसको हमें कहीं ना कहीं समय के हिसाब से, उसके हिसाब से जैसे परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमें अधिक से अधिक बच्चों को बाहर दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर इसका सबसे बेहतरीन देखा जाए तो जो बच्चों का शिक्षण जो टूर होता है, यानी कि भ्रमण होता है, बहुत सारे इसमें से बच्चे सीखते हैं और बच्चों को अलग बाहर दुनिया से, जो भी बाहर की दुनिया होती है, वास्तविक दुनिया होती है, उससे जोड़कर उनके निजी जीवन होता है, निजी परिस्थिति होती है, या फिर जो समाज का देख लिया जाए तो उनसे कहीं ना कहीं उसको परिस्थिति से जोड़कर बालक को सिखाने की ज़रूरत होती है। और उनसे सिर्फ एक सीमित ही नहीं बल्कि जितना अधिक से अधिक बालक को आप सिखा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का संगठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है, यानी कि विस्तृत परिवार है। विस्तृत में इसको कहते हैं कि एक एकल परिवार होता है और एक सामूहिक परिवार होता है, तो ये इसी की बात कर रहा है। अब जो है आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है या फिर रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है? ऑप्शन तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या चौथा दे रहा है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? तो हमारा जो ऑप्शन आता है इसमें ऑप्शन कौन सा आता है? तीसरा सही होता है। तीसरा क्या है? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, यानी कि हमें कोई भी जो बालक को पढ़ाने का जो तरीका बताया जाता है, जो मेथड बताया जाता है वह समावेशी शिक्षा बताई जाती है। समावेशी शिक्षा का मतलब सारे लोगों को, सारे समावेशी अर्थ होता है जो कि सारे
चीज़ों को, सारे लोगों को एकत्रित करके एक दूसरे में एक में समाहित करके, अर्थात यहाँ पे दिखाया जो जा रहा है इसका जो दृष्टिकोण है समावेशी नहीं है, मीन्स एकल परिवार अलग अलग, इसमें समावेशी का इसमें कोई दृष्टिकोण नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो पहला जो ऑप्शन है चित्र भ्रमण, फील्ड भ्रमण या फिर श्यामपट्ट का उपयोग या फिर सभी हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है गतिविधियाँ कौन सी है, तो चित्र भ्रमण पढ़ना यानी कि चित्र पढ़ना, ये भी एक क्लास का एक्टिविटी मान लेते हैं, यानी कि ईवीएस में कक्षा में गतिविधि हो सकता है। फील्ड भ्रमण ये भी सही है, ये भी हो सकता है। श्यामपट्ट का उपयोग ये भी है, यानी कि इसके हिसाब से हमारा उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत या फिर समावेशी, विषयगत या फिर उपयुक्त सभी हो। तो कौन सा होगा ऑप्शन, बताइए दोस्तों। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एकीकृत भी, समावेशी भी और विषयगत भी। फिर अगला देखते हैं, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवध्य कार्य है या फिर सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, या फिर कि सपेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या फिर ऑप्शन है पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। मीन्स ये जो दे रहा है बच्चों को, इसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें कोई भी काम करना चाहिए तो हमें यह कोशिश रहे कि किसी भी जीव जंतु को हमें बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए हम अपना कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए सबसे प्रासंगिक है, यानी कि मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। पहला जो है ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या फिर शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यह ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। इससे दोस्तों बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी सीख सकते हैं। तो अगला देखिए 86 जो दे रहा है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। स्कूल बैग का वजन कम करना, या फिर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, या फिर अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। यह लास्ट ऑप्शन जो दे रहा है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो बताइए क्या इसका आंसर सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, यानी कि कोई अनावश्यक चीज़ ना ले जाना, जो हमें जिसकी आवश्यक है उन्हीं चीज़ों को ही सिर्फ ले जाने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या फिर सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, या फिर छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो बताइए ऑप्शन क्या इसमें से सही हो जाएगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले देखते हैं, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जो होते हैं हमारा जो उद्देश्य होता है, कभी भी लड़के लड़कियों या किसी भी उनके आधार पर कभी हमें बांटना नहीं है, ना तो लिंग के आधार पे हमें बांटना है और ना तो उनके ज्ञान के आधार पे, ना तो मतलब किसी तरीके से हमें उनको अलग डिवाइड नहीं करना है। हमें एक समावेशी शिक्षा या समावेशी का उद्देश्य लेकर
चलना होता है। फिर दूसरा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। मतलब फिर यहाँ पे वही बात आ गई, अलग अलग करना यानी कि कम और उच्च प्रदर्शन के आधार पर बांटना, हमें ये भी नहीं करना है। तो तीसरा जो ऑप्शन सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ये चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई भी काम करना है, जो भी काम करना है, एक साथ मिलकर काम करने की भावना को बच्चों में जगाना होता है या हमें जगाना चाहिए। इसलिए बच्चों को हमें न तो किसी भी आधार पे हमको न तो ग्रेडिंग करना है, न तो बच्चों को डांटना है, न बच्चों को बांटना है। किसी भी आधार पर बच्चों को हमेशा एक समावेशी कक्षा लेकर चलना होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए आता है ऑप्शन बाला। बाला का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म पूछ रहा है, BALA, मस्तिष्क सहायता प्राप्त करने असाइनमेंट, या फिर जो तीसरा दे रहा है ब्रेल एज लर्निंग एड यानी कि अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, या फिर तीसरा जो दे रहा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। यह पूछ रहा है जो बाला जो है यह किस में काम आता है, किसका होता है, या पूरा रूप इसका क्या है, किस में काम आता है। तो पहला ऑप्शन दी थी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं कि इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी कि अधिगम सहायक रूप में जो एक तत्व है जो अधिगम के सहायता सामग्री के रूप में शामिल किया जाता है, यानी कि टीचिंग एड के रूप में, यानी कि लर्निंग एड में ये काम बहुत आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 89 वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, यानी कि वैकल्पिक ढांचे अगर इंग्लिश में देख लीजिए अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन्स, इसका जो ऑप्शन आ रहा है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, या फिर दूसरा जो दे रहा है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या फिर तीसरा वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या फिर सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो ऑप्शन इसमें से हो जाएगा इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो विचार अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अब अगला देखते हैं, यानी कि ये लास्ट है हमारा ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है, मिथक है, या फिर वैज्ञानिक तथ्य है, या फिर रूढ़िबद्ध धारणा है, या फिर अंधविश्वास है। तो बताइए दोस्तों यह क्या है। यह दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह एक मिथक है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर नहीं होती हैं और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे से बराबर होती हैं। हर कदम से कदम मिलाने की क्षमता है इनके अंदर यदि इन्हें अवसर दिया जाए तो। लेकिन दोस्तों भारत देश में इस पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब बहुत ही सुधार हो चुका है और धीरे धीरे ऐसे ही सभी के अंदर जागरूकता होगी, सभी लोग जानेंगे, सभी लोग इसके प्रति और सजग होंगे, जागरूक होंगे, तो फिर इस चीज़ को और कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।